एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखेंगे, दैट इज़ जनरल एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले उसके अंदर हमें देखना होता है बिल्ड, पेशेंट का बिल्ड कैसा है, या वो क्या कैक्जिक है, या फिर थीनली बिल्ड है, या फिर मॉडरेटली बिल्ड है, या फिर ओबेस है। ये चीज़ें क्यों देखना है भाई? कैकेक्सिक मतलब उसका फैट पूरा गायब हुए रहते हैं, उसके गाल अंदर गए हुए रहेंगे, एब्डोमेन कम रहेगा। ये जो रहेगा ये ऐसे बड़े बीमारियों में जैसे कि टीबी, एड्स, ऐसे कंडीशन में हमें कैकेक्सिक। थीनली बिल्ड्स जो रनर्स रहते हैं उनके अंदर थीनली बिल्ड, ये रनर्स वगैरह रहेंगे तो इसके अंदर ब्रैडेकार्डिया कॉमन है। इसके अंदर ब्रैडेकार्डिया रहेगा तो ये पैथोलॉजी नहीं बल्कि उसकी फिजियोलॉजी सब ले जाएंगे, क्योंकि वो रनर्स है। मॉडरेटली बिल्ड अपने जैसे, और ओबेस, ओबेस पेशेंट रहा तो इसके अंदर एच टी एम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलेटस, ये इसके चांसेस बहुत है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, दैट इज़ कंफर्ट। पेशेंट हमारे पास आया, वो किस पोजीशन में कंफर्टेबल है। अगर समझो उसको अभी जो कोरोना चल रहा है उसके अंदर समझो इसको आरएस का, रेस्पिरेटरी का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो पेशेंट कैसा रहेगा, यूँ बैठेगा, दैट इज़ रिक्लाइनिंग पोजीशन, वैसे पीछे सरक के 45 डिग्री एंगल में बैठेगा। मतलब ये जब ऐसा बैठता पेशेंट तो उसके जो ये अपना रिब्स, डायफ्राम है, डायफ्राम 3 रिब से नीचे की ओर आता है, इसलिए जो लंग्स का जो है ना कैपेसिटी बढ़ जाती, इस वजह से इसको सांस लेने में आसानी होती है। इसलिए पेशेंट ऐसा पीछे की ओर सरक के बैठेगा। इसलिए जब भी तुमको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही तो बैठने के बाद सांस लेने में कम तकलीफ़ होती। जब आप लौटेंगे तो ये 3 रिब से डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा, इस वजह से सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होगी। ये कंफर्ट लेवल। उसके बाद अगर समझो इसको रिनल कोलिक है, किडनी स्टोन है, ठीक है, तो ये शाम में ऐसा पेट को पकड़ के बैठेगा, ठीक है ना। या फिर कोई भी जीआईटी का प्रॉब्लम रहेगा तो इन्हें क्या रहेगा, पेट को पकड़ के बैठेगा। दिस इज़, हम कंफर्ट लेवल से उसके डिसीज़ के बारे में थोड़ा सा पता कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखना है हमें, लेवल ऑफ कॉन्सिक्नेस। भाई पेशेंट हमारे पास आया, वो होश में है या बेहोश है, तो इसके 4 है। एक तो या तो हम बोलेंगे फुल्ली कॉन्शियस है पेशेंट, या तो फिर ड्राउजी है। ड्राउजी बोले तो क्या, सिंगल वर्बल कमांड, एक बार आवाज़ दिए तो उन्हें, हाँ आवाज़ दिए तो उन्हें रिस्पॉन्स दे रहा। ड्राउजी मतलब ये कैसा, ड्राउजी बोले तो दारू पिए जैसा इन्हें, ठीक है, सिंगल वर्बल। स्टूपर, स्टूपर बोले तो इसको 2 बार आवाज़ देना पड़ेगी, ठीक है, रिपीटेड, बार बार अगर इसको आवाज़ देंगे तो रिस्पॉन्स करेगा। तीसरा होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस बोले तो क्या, इन्हें सिर्फ अपने को पेनफुल स्टिमुलाई को, अगर इसको हम सुई तो आवाज़ देंगे तो नो रिस्पॉन्स, लेकिन अगर इसको सुई टोबेंगे, चुमटा लेंगे तो इन्हें रिस्पॉन्स देंगे। दिस इज़ अनकॉन्शियस। और इसका नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ कोमा। कोमा के अंदर कैसा पहचानने का, ये इसके अनवॉलेंट्री जो इंटरनल स्टिमुला है ना, इंटरनल स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जैसे इसको पेशाब, संडास, इस बारे में भी कोई पता नहीं चलता, इसका पूरा इन्हें बेड गीला कर देता, ठीक है ना। समझो ये इंटरनल स्टिमुलाई जो है उसको भी रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन जो अनकॉन्शियस पेशेंट है ना वो रिस्पॉन्स देता, इन्हें पेशाब को रुका के रखता, इसको रुका के रखता, ठीक है ना। अब ये सब चक्कर क्या है ये देखना है हमें। देखो अभी सबसे पहले मेन चीज़ क्या रही थी, इसके अंदर NH3 जब भी बढ़ता ना तब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। जैसे अभी ये इसका बताऊँ, अभी जब अपन कोई यहाँ से पेट से खाना खाए, स्टमक में गया, स्टमक में से ऐसा हज़म होके इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है ना। तो ये जो भी डाइजेशन के बाद है ना, तो जो भी फूड मटेरियल है उसका कन्वर्जन होता है बाय प्रोडक्ट, दैट इज़ जो भी इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है। ये अच्छा सार भाग, जैसा अपन आयुर्वेद देखते हैं सार भाग और किट्ट भाग, ये सार भाग गया, जो किट्ट भाग जो बाय प्रोडक्ट है, दिस बाय प्रोडक्ट दैट इज़ अमोनिया, ये जो इसका बाय प्रोडक्ट है अमोनिया निकलता। अब ये जो लीवर है अपना, ठीक है ना, ये लीवर के अंदर ये अमोनिया जाता और लीवर के अंदर अमोनिया का कन्वर्जन होता यूरिया के अंदर। फिर ये यूरिया का यहाँ पर किडनी, किडनी के अंदर यूरिया से यूरिक एसिड बनता, फिर इसका यूरिया का यूरिन सॉरी यूरिक एसिड नहीं, यूरिया का यूरिन बनेगा और ये ऐसा बाहर जाएगा। ये अपने ऐसे जनरल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर पेशेंट का अगर लीवर अफेक्ट होता है तो ये जो अमोनिया है NH3 वो
उसका कन्वर्जन यूरिया में नहीं होता, और ये NH3 बॉडी के अंदर बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। अब इसका कॉन्सिक्वेंस से क्या लेना देना? अब ये जो अपना ब्रेन है, ठीक है, ये दिस ब्रेन, इसके अंदर एक सेंटर रहता, दैट इज़ अरास। अरास मतलब क्या? असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर, अरास, ARAS सिस्टम, सॉरी सेंटर नहीं सिस्टम, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये अरास क्या करता? ये अरास अपने को होश में रखने को मदद करता, लेकिन जब NH3 बढ़ता अमोनिया तो ये अरास पे एक्ट होता और ये तुम होश खो बैठते और ये फिर सब चीज़ें होती। तो अभी ये बात है कि भाई पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है, मतलब उसके बॉडी के अंदर अमोनिया ज़्यादा नहीं। ड्राउजीनेस मतलब थोड़ा बढ़ गया अमोनिया, ड्राउजीनेस आएगा। अमोनिया और ज़्यादा बढ़ गया तो स्टूपर होगा। अमोनिया और ज़्यादा बढ़ गया तो ये होगा। और कोमा के पेशेंट में अमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो ऐसा पेशेंट के लीवर का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है कॉन्सिक्वेंस से। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखने का रहता हमको, दैट इज़ TPR। TPR मतलब क्या है? टेम्परेचर पल्स रेस। उसके अंदर टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर, भाई कोई भी पेशेंट आया वो बोल रहा कि बुखार आ रही है हमको, मैं टेम्परेचर कैसा है वो तो देखना ज़रूरी है। हम इसके अंदर टेम्परेचर के कई टाइप रहते हैं, जैसे कि लो ग्रेड फीवर बोले तो हल्की हल्की बुखार आती रहती, जैसे कि TB के अंदर आती, लेप्रोसी के अंदर हल्का बुखार आता। दूसरा एक रहता दैट इज़ इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर मतलब क्या? कि भाई पेशेंट का फीवर फ्लक्चुएट कर रहा, मतलब भाई आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। इसका बेस्ट एग्जांपल दैट इज़ मलेरिया। जैसे हमने देखा कि मलेरिया के अलग अलग वायरस, जो अलग अलग इसके इन्फेक्शन होते हैं, उसके अंदर एक दिन आड़ बुखार आता है, किसमें 2 दिन आड़ आता है, किसमें 3 दिन, जैसे कि प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ऐसे डिफरेंट है। उसके बाद एक रहता कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर मतलब भाई बुखार एक बार आया कि भाई उतर रहा नहीं, कम ज़्यादा नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस फीवर है। जैसे कि इसके अंदर क्या होता, इसके अंदर भी फ्लक्चुएट होता, भाई बोले कि ऐसे 100 डिग्री रहा तो 100 डिग्री नहीं रहता, ऐसा नहीं कि भाई इसके अंदर 1 डिग्री से कम या ज़्यादा होगा, ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बुखार कम ज़्यादा होगा। लेकिन जो नॉर्मल है 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बेस लाइन कुछ होगा नहीं, हमेशा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल से ज़्यादा ही रहेगा। ये जो कंटिन्यूस फीवर का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास टाइफॉइड। टाइफॉइड नहीं बोलेंगे हम इसको, टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर बोलेंगे, एंट्रिक फीवर। ओके, उसके बाद एक होता है PUI, दैट इज़ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। ये अननोन ओरिजिन है, इसका मतलब हमको वो पता ही नहीं चल रहा कि बुखार क्यों आ रही। तो ऐसा कब बोलेंगे हम, कब लिखेंगे अपने रिपोर्ट में PO, जबकि बुखार 21 डेज से ज़्यादा है और तुमने जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन करे, भाई टाइफाइड का, मलेरिया करे, टाइफाइड करे, CBC करे, रूटीन इन्वेस्टिगेशन सब के सब उसके नॉर्मल है। उसके बाद अपन क्या देते हैं इसमें, सब एंटीबायोटिक देते हैं। इन्हें रूटीन एंटीबायोटिक जो है, ठीक है ना, रूटीन एंटीबायोटिक्स को भी इन्हें रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, तो इसको हम पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन बोलेंगे। भाई अब पेशेंट आएगा तो उसके अंदर टेम्परेचर है, बोले तो कैसा टेम्परेचर है ये देखना ज़रूरी है। इसका कैरेक्टर लो ग्रेड है, इंटरमिटेंट है, कंटिन्यूस है, या फिर पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन है। अभी इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर और एक चीज़ देखने हमें मिलती है कि भाई फीवर विथ राइगर्स, ठीक है। अब फीवर विथ चील अलग चीज़ होती है, फीवर विथ राइगर। चील बोले तो क्या, सिर्फ हल्के हल्के कांटे आना ऊपर, आंख के ऊपर कांटे आने, जैसे शहारे। और राइगर्स बोले तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता। ये राइगर्स मतलब क्या, मसल हल रही इसके अंदर इसको गोदड़े उड़ाओ, शतरंजा उड़ाओ, कुछ भी उड़ाओ, लेकिन इन्हें ऐसा 2 4 5 उड़ाई भी तो इन्हें थर 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 थर। इसके जो मेन रीजंस है वो है, दैट इज़ एक तो फीवर विथ राइगर्स मलेरिया के अंदर होगा, या तो इसके अंदर दूसरा एक है UTI के अंदर होगा, या फिर फाइलेरियासिस जो ऊचेरिया बैंक्रॉफ्टी का इन्फेक्शन होता है, हत्ती रोग। और उसके बाद ये होता है कहीं पर भी अगर पस बनाया, एप्सिस रहा बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर हमको फीवर विथ राइगर देखने मिलेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 4 मलेरिया, यूटीआई, फाइलेरिया और कहीं पर भी बॉडी के अंदर पस रहेगा तो हमको फाइबर विथ राइगर्स देखने को मिलेगा।